chapter from Home Science Class 11th, and the name of this chapter is Media and Communication Technology. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन वर्ड एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका जो है कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट लैटिन वर्ड है जिससे कम्युनिकेशन बना है। कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन। तो ऐसी चीज जो सबके लिए कॉमन हो उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपने अपनी आइडियाज को अपने थॉट्स को शेयर कर दिया, नॉलेज बांट दी, इंफॉर्मेशन बांट दी। अगर सुनने वाले ने उसको वैसे नहीं समझा जैसा आप समझाना चाहते थे, तब वो कम्युनिकेशन के अंडर नहीं आएगा। कम्युनिकेशन वही है जो आप कहना चाह रहे हो, सामने वाला भी वही चीज एग्जैक्ट वैसे ही समझे, तब हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन हुआ है। तो जो मैसेज है वो कम्युनिकेटर के लिए भी वैसा होना चाहिए और रिसीवर के लिए भी वैसा ही होना चाहिए। अगर किसी के लिए भी अर्थ में चेंज आया तो फिर हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हुआ है। दस इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ कॉन्शियस एफर्ट इन क्रिएटिंग अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द मैसेज अमंग पीपल इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन। तो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, सबकी अंडरस्टैंडिंग सेम होनी चाहिए उस मैसेज को लेके। अगर कोई मैसेज एक भी पर्सन, मतलब किसी ग्रुप में मान लो 5 पर्सन है, 4 को बात समझ में आई, एक को नहीं समझ में आई, तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस एंड परमिट्स ऑल द एरिया ऑफ सोशल लाइफ, इंक्लूड्स होम, स्कूल, कम्युनिटी एंड बियॉन्ड। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूअस है और हर जगह होता है, चाहे आप सोशल लाइफ में हो चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ में हो। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है। तो बहुत सारी कैटेगरीज में इसको बांटा गया है, बहुत सारे तरीके से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंटरेक्शन। हम किस तरह का इंटरेक्शन कर रहे हैं उसके बेसिस पे कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है। तो 2 टाइप का होता है, वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन क्या है? जैसे आप टीचर ने कोई लेक्चर दे दिया, बच्चों ने सुन लिया, बच्चे कुछ बोल नहीं पाए, कुछ रिएक्ट नहीं कर पाए, तो ये वन वे कम्युनिकेशन है। इसके अलावा स्पीच दी जा रही है, स्पीच में भी स्पीच देने वाला स्पीच देता है, सुनने वाले सिर्फ सुनते हैं, कुछ कह नहीं पाते, कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते, तो वो भी वन वे कम्युनिकेशन है। रेडियो पे आप म्यूजिक सुन रहे हो, वो भी वन वे कम्युनिकेशन है। यूट्यूब पे कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम देख रहे हो, यूट्यूब पे तो नहीं, यूट्यूब पे आप रिएक्ट करते हो, लेकिन मान लो टीवी पे कोई आप प्रोग्राम देख रहे हो, तो वहां पे भी आप वन वे कम्युनिकेशन ही कर रहे हो। कम्युनिकेशन वो होता है जहाँ पे आप गाना सुन रहे हो, मान लो कोई लेक्चर सुन रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, तो ये सब क्या है? वन वे कम्युनिकेशन, जहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति बोल रहा है और सुनने वाला सिर्फ उसको सुन रहा है, वो बोल नहीं पाएगा, वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, फीडबैक नहीं दे पाएगा। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है? ये एक्चुअल में यही कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। एक्चुअल कम्युनिकेशन यही होता है जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक आइडियाज को शेयर किया जाता है, थॉट्स को, इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। ये साइलेंटली भी हो सकता है, इशारों में हो सकता है, वर्बली यानी कि शब्दों के थ्रू, बातों के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के बताया गया, जैसे आप मोबाइल फोन पे किसी से बात कर रहे हो, तो दोनों लोग बात कर रहे हो, आप अपने माँ से कुछ बात कर रहे हो, अपने फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, फ्यूचर के प्लान्स बता रहे हो अपने माँ को, तो वो आपको कुछ सलाह देंगी, आप कुछ उनको बताओगे, तो ये भी टू वे कम्युनिकेशन ही हुआ। आप इंटरनेट पे चैटिंग कर रहे हो, फेसबुक पे चैटिंग कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, तो ये भी टू वे कम्युनिकेशन ही हुआ। इसके अलावा एक छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता, वो उसको भी जब भूख लगती है ना, तो वो रोना शुरू कर देता है, तो वो भी कम्युनिकेट कर रहा है। उसका कम्युनिकेशन का मोड क्या है? रोना। रो के वो कम्युनिकेट कर रहा है अपनी माँ को। उसकी माँ बता देगी कि बच्चा दर्द में रो रहा है या भूख से रो रहा है, तो उसके रोने के तरीके से माँ बता देती है। तो यहाँ पे रोना भी एक तरह से मैसेज दे दे रहा है, तो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन हो गया। क्यों? क्योंकि भले कोई वर्ड यूज नहीं हुआ, लेकिन जिसको वो समझाना चाह रहा था, अपनी माँ को समझाना चाह रहा था, उसने समझा लिया ना। तो जहाँ पे मीनिंग अगर ट्रांसफर हो गई, जैसा कम्युनिकेटर करना चाहता था, कम्युनिकेट जो बात समझाना चाहता था, रिसीवर ने उसको समझ लिया, तो मतलब कम्युनिकेशन हो गया। तो ये भी टू वे कम्युनिकेशन है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन और एक बेसिस पे होता है, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन के बेसिस पे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? वन वे और टू वे कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे लेवल ऑफ कम्युनिकेशन के बेसिस पे हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप का कम्युनिकेशन होता है। इसमें सबसे पहला होता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? जहाँ पे हम खुद से बात कर रहे होते हैं। जैसे आप एक इंटरव्यू में जाने से पहले रिहर्सल करते हो अपने मन में, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप खुद से बात कर रहे हो, आप किसी चीज को एनालाइज कर रहे हो, अपने दिमाग में सोच रहे हो, कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो ये सब क्या है? इंट्रा पर्सनल है। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप दूसरों से बात कर रहे हो, फेस टू फेस। यहाँ पे आप 2 या 2 से ज्यादा लोगों से बात कर रहे हो, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोगों में जब आपस में बात होती है, तो इसको इंटरपर्सनल कहते हैं। जहाँ पे आप खुद से नहीं कर रहे बात, दूसरे से कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मल डिस्कशन हो सकते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स का सहारा नहीं लेते, आप यहाँ पे जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, तो ये कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन भी एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। यहाँ पे भी आप खुद से तो बात नहीं कर रहे हो, दूसरों से ही कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है? हम डिसीजन मेकिंग, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करते हैं। अपने आप को हमको एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, दूसरों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। इसके अलावा अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने का भी हमको एक मौका मिलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बड़े लेवल पे अपने थॉट्स को, आइडियाज को बता रहे हैं। इट इज ऑल्सो हेल्प इन रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन, सोशलाइजिंग एंड मोटिवेटिंग। तो यहाँ पे हम रिक्रिएट करते हैं, रिलैक्स होते हैं, हमारी सोशलाइजिंग होती है, लोगों से मिलते हैं और मोटिवेट भी होते हैं। अ रेंज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स में बी यूज टू इनहेंस ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में हम बहुत सारे ऑडियो विजुअल एड्स का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है
मास कम्युनिकेशन। अब ये देखो, ये बहुत बड़े लेवल पे होता है। यहाँ पे पूरी की पूरी एक सोसाइटी से आप इंटरेक्ट कर रहे होते हो, एक जनता से, एक बड़े लेवल पे जो लोग रह रहे हैं किसी एरिया में, उनसे आप इंटरेक्ट करते हो। मास कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग मैसेजेस विद द हेल्प ऑफ एनी मैकेनिकल डिवाइस एंड डिसेमिनेटिंग द सेम टू द मासेस। तो यहाँ पे मैसेज को मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब एक मैसेज को कई रूप में कन्वर्ट किया जाता है और बहुत बड़ी जनता तक इसको पहुंचाया जाता है। इसके लिए हम रेडियो का, टीवी का, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स का भी सहारा हम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े लोगों तक हमको बात पहुंचानी है, तो हम एक बार में बोल के नहीं पहुंचा सकते। तो हमको यहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए इन सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा, इन सब ऑडियो विजुअल एड्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे बड़े एरिया को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। फॉर दीज रीजन इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक अ करेक्ट, कंप्लीट, डायरेक्ट एंड इमीडिएट फीडबैक। तो यहाँ पे फीडबैक जो है वो करेक्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने बहुत बड़ी एक ऑडियंस है आपकी, तो वहाँ पे फीडबैक मिलना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है फीडबैक जो मिल रहा है वो सही ना हो, डिलेड फीडबैक हो, देरी से मिले, और ये जो है ये स्लो होता है, कम्युलेटिव होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, और डिलेड फीडबैक तो यहाँ पे मिलता ही है। ठीक है, स्लो क्यों है? क्योंकि आप जितनी जल्दी जनता तक पहुंचाना चाहते थे उतना जल्दी नहीं पहुंचा पाओगे। रेडियो पे मान लो आपने कोई चीज चला दी, आपने कोई मैसेज चला दिया, जरूरी नहीं कि जिस समय पहली बार वो चला सबने सुन लिया हो सकता है किसी ने 2-3 दिन बाद सुना हो सकता है किसी तक वो बात पहुंचते पहुंचते 1 महीने लग गए हो, तो डिलेड होता है ये कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के ये सारे थोड़े से ड्रॉबैक्स है कि आप मैसेज तुरंत नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत ही अलग अलग वेराइटी की है। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज को सबके लिए समझ पाना भी मुमकिन नहीं है। आपके पास अलग अलग तरह की ऑडियंस है, जिसका हो सकता है सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड अलग हो सकता है उतने वो पढ़े लिखे हो, कुछ पढ़े लिखे हो, कुछ पढ़े लिखे ना हो, तो वहाँ पे मैसेज एक तरीके से पहुंचा पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप हर चीज को नहीं कवर कर पाओगे। ठीक है, तो ये मास कम्युनिकेशन हो गया। इसके अलावा इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एक होता है और एक इंटर ऑर्गेनाइजेशनल होता है। जैसे इंट्रा पर्सनल क्या था कि आप खुद से बात कर रहे थे, वैसे ही इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या है कि आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हो। देखिए देखो, ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप में बात करती है। कैसे बात करती है ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि वहां पे जो लोग हैं, जब कोई भी चिट्ठी जाती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाती है ना, कोई भी जो लेटर निकलता है वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम से निकलता है। ये जैसे कहते हैं ना, स्कूल से कोई नोटिस आया है तो ये थोड़ा ना कहते हैं आपकी मैडम का नाम लेके थोड़ा ना बोलते हैं कि उन्होंने भेजा है, ये कहते हैं कि स्कूल ने नोटिस भेजा है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपस में क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। आपस में नहीं, अपने में ही कम्युनिकेट करती है। अपने में मतलब अपने एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय तक कम्युनिकेट करती है, तो इसको इंट्रा कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे जरूरी है कि उनमें रिलेशनशिप मेंटेन किए जाए, एक दूसरे से बात करना जरूरी होता है। तो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो सेक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें जब कम्युनिकेशन होता है तो इसको इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल होते हैं, हायरार्की होती है, ऊपर के रैंक्स होते हैं, नीचे के रैंक्स होते हैं। तो ऊपर के रैंक वालों को नीचे से जब बात करनी होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक हायरार्की में बात करेंगे। तो इसी वजह से सबको बात करनी होगी, तो यहाँ पे इसको हम इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने में ही तो बात नहीं ना करेगी। अगर आपने सुना होगा ना कि एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ टाई अप हो गया, दोनों में डील साइन हो गई, तो दोनों ने बातचीत की तभी तो साइन हुई। तो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन भी होता है, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेट करती है। तो ये उसी तरह से है जैसे इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन है, जहाँ पे आप दूसरों से बात करते हो। खुद हर ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत भी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि फॉर असिस्टेंट इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री, बोथ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल एजेंसीज, वेयर एज एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कोई भी अगर डेवलपमेंटल प्रोग्राम चलाया जा रहा है तो वहां पे इंटरनेशनल एजेंसीज भी आएंगी, हमारे देश की एजेंसीज भी आएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब मिलके काम करेगी ना, तो हर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो उस हर ऑर्गेनाइजेशन आपस में बातचीत करके ही तो काम करेगी। तो इसको हम इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बोलेंगे, जहां पे हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मतलब जहां पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आपस में कम्युनिकेट करती हैं। इसके बाद तीसरी जो तरीका है जिससे हम क्लासीफाई करते हैं कम्युनिकेशन को, वो है मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन से जरिया है कम्युनिकेशन के, उसके बेसिस पे भी हम कम्युनिकेशन को कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा है नॉन वर्बल। वर्बल मतलब जहाँ पे हम अपनी वॉइस का यूज करते हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं, शब्दों का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे स्पीकिंग, सिंगिंग, टोन ऑफ वॉइस, इनका यूज होता है, मतलब यहाँ पे हम बोल रहे हैं। तो 70% जो कम्युनिकेटिंग एक्टिविटीज होती हैं वो वर्बल ही होती हैं। नॉन वर्बल वो होती हैं जब हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, अपने पोस्चर से, आई कांटेक्ट के थ्रू, टच, राइटिंग, इनके थ्रू जब हम कम्युनिकेट करते हैं, सिंबल्स का सहारा लेके, साइन का सहारा लेके, साइन लैंग्वेज का सहारा लेके जब हम कॉन्टैक्ट करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो इसको नॉन वर्बल कहते हैं, जहाँ पे हम बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे कितने सेंसेस इन्वॉल्व हैं कम्युनिकेशन में, उसके बेसिस पे भी कम्युनिकेशन को क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि पीपल रिटेन 10% ऑफ व्हाट दे रीड। जो हम पढ़ते हैं
देख के उसका हम सिर्फ 10% याद रख पाते हैं। जो हम सुनते हैं उसका हम 20 से 25% याद रखते हैं। जो हम देखते हैं उसका हम 30 से 35% याद करते हैं। जो हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं उसका हम 50% याद रख पाते हैं। जो चीज़ें हम सुनते हैं, देखते हैं और करते हैं उसका हम 90% याद कर पाते हैं। मतलब जितने ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, देख रहे हो जैसे जैसे सेंसेस बढ़ते गए, यहाँ पे हम देख भी रहे हैं, समझ भी कर भी रहे हैं प्रैक्टिस और सुन भी रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो सीख रहे हैं, याद रख रहे हैं, वो कितना रख रहे हैं? 90%। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन को बताया गया है कि कौन कौन से सेंसेस इन्वॉल्व हैं उनके बेसिस पे। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और उसके एग्जाम्पल, तो ऑडियो के थ्रू भी हम करते हैं। कैसे ऑडियो के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं? रेडियो के थ्रू, ऑडियो रिकॉर्डिंग, सीडी प्लेयर, लेक्चर, लैंडलाइन, मोबाइल फोन। विजुअल ऐड कौन कौन से हैं? सिंबल्स, प्रिंट मटेरियल्स, चार्ट, पोस्टर्स। और ऑडियो विजुअल कौन से हैं? जिसमें ऑडियो भी आएगी और आवाज भी आएगी, सॉरी दिखाई भी देगा। तो टेलीविजन, वीडियो फिल्म्स, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, ये सब क्या है? ऑडियो विजुअल है, जहाँ पे ऑडियो भी आ रही है और विजुअल्स भी आ रहे हैं, हमको दिखाई भी दे रहा है। अब हम पढ़ेंगे हाउ डज कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। तो देखो हमने अभी तक पढ़ा कि कितने टाइप की कम्युनिकेशन होती है, अलग अलग तरीके से हम कम्युनिकेशन को क्लासिफाई कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन होता कैसे है, प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। एक बात कहने वाला होता है, दूसरा बात सुनने वाला होता है, और दूसरा फिर सुन के फीडबैक भी देता है, ताकि जो सेंडर है उसे पता चले कि रिसीवर ने समझा है कि नहीं। और एक मीडियम भी होता है, जैसे मुझे कोई बात आप तक पहुंचानी है, मुझे आप तक ये क्लास पहुंचानी है, तो मेरा मीडियम कौन बना? इंटरनेट। तो इंटरनेट यहाँ पे मीडियम बना। ठीक है, तो एक सेंडर होता है, रिसीवर होता है, मीडियम होता है, इसके अलावा फीडबैक भी होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं पूरे कम्युनिकेशन में। ये हम आगे समझेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि हम जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कई सारे तरीके होते हैं, कई चीजें ध्यान में रखी जाती है। लिखा है वन वे टू डिस्क्राइब इट एज फॉलोज। तो कम्युनिकेशन कैसे होता है ये बताया गया है कि किसने कहा, क्या कहा, किससे कहा, कब कहा, और किस तरीके से कहा, और किस सर्कमस्टांसेस में कहा, और उसका क्या असर पड़ा। ये सब हम कम्युनिकेशन में देखते हैं। ये सारी चीजें कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पे आपकी बुक में एक मॉडल भी बताया गया है कम्युनिकेशन का, SMCR मॉडल। इसको हम अभी समझेंगे। तो ये रहा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, SMCRE मॉडल। ठीक है, S से सोर्स, M से मैसेज, C से चैनल, R से रिसीवर और E से इफेक्ट। तो सोर्स क्या होता है? जिसने बात कही, कम्युनिकेटर, ऑरिजिनेटर या सेंडर, इसको आप बोल सकते हो। मैसेज मतलब जो मैसेज है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई कंटेंट हो सकता है। चैनल, किसके माध्यम से आप कहोगे? टूल, मीडियम, जिसके माध्यम से आप अपनी बात पहुंचा रहे हो रिसीवर तक। रिसीवर कौन है? ऑडियंस है। इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? फीडबैक, जो आप दोगे। तो यहाँ से जब चीजें आगे गई, उसके बाद यहाँ से रिसीवर क्या करता है? फीडबैक भेजता है फिर सेंडर के पास कि हाँ मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई, या नहीं समझ में आई तो देखो मुझे ये समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, आगे बताओ। ठीक है, तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। जैसे आप लोग जैसे हम लोग क्या करते हैं, आप वीडियो जाती है, आप लोग उस पर कमेंट करते हो। तो मैंने सेंडर हूँ, मैंने वीडियो भेजी, मैं सेंडर हूँ। मैसेज मेरा क्या था? ये जो वीडियो है, ये चैप्टर, ये मेरा मैसेज था। चैनल मैंने क्या यूज किया? इंटरनेट का यूज किया, आपने यूट्यूब चैनल का यूज किया। रिसीवर आप लोग हो, और आप ही लोग कमेंट्स के माध्यम से मुझे फीडबैक भी देते हो कि क्या चीजें समझ में आई, क्या चीजें नहीं समझ में आई, क्या मुझे और करना चाहिए। तो ये है कम्युनिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज मीडिया। मीडिया क्या होती है? देखो कम्युनिकेशन में मीडिया बहुत जरूरी है, चैनल बहुत जरूरी है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। तो मीडिया क्या है? चैनल है। इफ कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, मीडिया इज द मीन्स दैट यूजेस वेरियस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर डिसेमिनेटिंग एंड शेयरिंग आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग, innovation, experience, etc. Mass media essentially uses modern technology for communication, but the presence of technology does not always denote the mass communication is taking place. तो टेक्नोलॉजी तो जरूरी है बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन जरूरी नहीं कि टेक्नोलॉजी है तो कम्युनिकेशन अच्छा है। देखो बहुत सारी चीजें सेंडर पे भी डिपेंड करती हैं, मैसेज कैसा है इस पे भी डिपेंड करती हैं। तो हमेशा मीडिया है आपके पास, मास मीडिया है, मीडियम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है। ठीक है, बस मीडिया क्या करती है? सपोर्ट करती है कम्युनिकेशन में। मीडिया क्लासिफिकेशन और फंक्शन यहाँ बताया गया कि मीडिया कितनी तरह की होती है, उसका क्या फंक्शन है। तो दो कैटेगरी में हम मीडिया को डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मीडिया और मॉडर्न मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया वो थी जहाँ पे लोग जो है फोक सॉन्ग्स के थ्रू, मेलों के थ्रू क्या करते थे? बातचीत करते थे। ठीक है, इसको हम ट्रेडिशनल मीडिया कहते हैं, जहाँ पे ड्रामा होते थे, थिएटर होते थे। तो इन प्रिंट्स मीडिया भी ट्रेडिशनल मीडिया थी, जहाँ पे आप चार्ट, पोस्टर, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब था। ये सब पुराने समय से ही चलते आ रहा है, तो इसको भी हम ट्रेडिशनल मीडिया में रखते हैं। तो फोक डांस, पपेट्री, फोक थिएटर, ओरल लिटरेचर, फेयर्स, फेस्टिवल, रिचुअल, सिंबल, प्रिंट मीडिया, ये सब क्या है? ट्रेडिशनल मीडिया है। ठीक है, इसके बाद जब हम मॉडर्न मीडिया की बात करते हैं, तो मॉडर्न मीडिया में क्या जाता है? तुम्हारे जितने भी न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे मोबाइल फोन, तुम्हारा ये इंटरनेट, ये सब मॉडर्न मीडिया है। ठीक है, सैटेलाइट टेलीविजन, ये सब मॉडर्न मीडिया का एग्जाम्पल है। इसके बाद
फंक्शन ऑफ मीडिया हम पढ़ेंगे कि मीडिया का क्या फंक्शन होता है, क्यों ज़रूरी है मीडिया। तो सबसे पहला तो इन्फॉर्मेशन, मीडिया नहीं रहेगा तो आप, मीडियम ही नहीं रहेगा, चैनल ही नहीं रहेगा तो आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाओगे कैसे। तो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मीडिया बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इज फैसिलिटेटेड थ्रू वेरियस मीडिया सच एज रेडियो, टेलीविजन, मैगजीन, न्यूज़पेपर। तो इन सबके माध्यम से इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाती है। इसके बाद मोटिवेशन है इसका एक फंक्शन। अगर मीडिया नहीं रहता तो लोग मोटिवेट नहीं होते, लोगों को अलग अलग चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता। लोगों को कन्विंस करने के लिए मीडिया बहुत ज़रूरी है। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के साथ साथ उनसे बात मनवाने के लिए मीडिया ज़रूरी है। अगर सुटेबल कम्युनिकेशन मीडिया का यूज़ किया जाए तो लोगों को कोई भी आइडिया एक्सेप्ट कराया जा सकता है, लोगों को अच्छा पॉजिटिव भी बनाया जा सकता है, नेगेटिव भी बनाया जा सकता है। दिस नीड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडियंस साइकोलॉजी एंड देयर सोशल कल्चरल बैकग्राउंड। तो बस ज़रूरत है कि आप समझें कि ऑडियंस जो है उसकी साइकोलॉजी क्या है और वो किस सोसाइटी से, किस कल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप मीडिया का सहारा लेके उसको मोटिवेट कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। फिर है एंटरटेनमेंट। मीडिया एंटरटेनमेंट का साधन है, ये हम सबको पता है, तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन। कोई भी चीज़ हमको अगर समझनी है तो हम मीडिया के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स का सहारा लेके, प्रेजेंटेशन का सहारा लेके, फैक्ट्स का सहारा लेके समझ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे हम कोई भी डिफिकल्ट चीज़ को समझ सकते हैं मीडिया के सहारे। ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज़, वैल्यूज़ को ट्रांसमिट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए भी मीडिया ज़रूरी है। ठीक है, मीडिया इज एक्सपेक्टेड टू फोस्टर डेवलपमेंट ऑफ अ हेल्दी सोसाइटी बाय द ट्रांसमिशन ऑफ होलसम वैल्यूज। तो अच्छी वैल्यूज को अगर हम लोगों तक पहुंचाएं तो अच्छी सोसाइटी बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यूज ऑफ पपेट्री एंड कार्टून फिल्म फॉर टीचिंग वैल्यूज थ्रू द स्टोरी फॉर्मेट दैट आर अट्रैक्टिव ऑप्शन। तो यहाँ पे पहले के समय पे पपेट्री का यूज होता था, फोक डांसेस का यूज होता था, लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती थी, बच्चों को भी, छोटे बच्चों को वैल्यूज सिखाने के लिए, मॉरल वैल्यूज सिखाने के लिए कार्टून का सहारा लिया जाता है, डांसिंग का, पपेट्रीज का सहारा लिया जाता है। तो पहले लोग पढ़े लिखे इतने होते नहीं थे, तो इन सब चीज़ों का सहारा लेके, गाने का, लिटरेचर का, पपेट्री का, फोक डांस का, फोक सॉन्ग्स का सहारा लेके लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाई जाती थी। एजुकेशन और ट्रेनिंग भी मीडिया के थ्रू होती है। हम कई डिफरेंट तरह की लैंग्वेज सीख रहे हैं, डिफरेंट तरह का खाना बनाना सीख रहे हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें सीख रहे हैं मीडिया के थ्रू ही। कोऑर्डिनेशन, अब हम मीडिया के थ्रू क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट भी तो कर रहे हैं। डिस्टेंस कोई मायने ही नहीं रख गया, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की जरूरत ही नहीं है, आपका पास होना जरूरी नहीं है। अगर आप दूर भी हो तभी भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कोऑर्डिनेट कर ले रहे हो। एक जगह पे आप बैठे बैठे अलग अलग जगह पे लोगों से बात कर रहे हो। बड़े प्रोजेक्ट्स में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनका जरूरी नहीं कि वो एक साथ रहें। जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे, वो अलग अलग देशों में मीटिंग कर लेते हैं इंडिया में बैठे बैठे। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो हर जगह जाए। इनका सहारा लेके, मीडिया का सहारा लेके ही हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। फिर है बिहेवियरल चेंजेस। मीडिया की वजह से हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस आए हैं, हम अच्छी चीज़ों को अपना रहे हैं, कभी कभी बुरी चीज़ें भी अपना रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छी चीज़ों पर ही फोकस करना चाहिए। तो हमारे बिहेवियर पे भी चेंज लाया जा सकता है, जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है उसके बिहेवियर को आप बदल सकते हो। इसके बाद है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट भी हुआ है मीडिया की वजह से। पहले लोगों को उतनी जानकारियां नहीं रहती थी, लेकिन अब मीडिया की वजह से जो ये संसार है वो छोटा हो गया है। अब हमें हर चीज़, हर किसी को पता है, हम डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से सीख रहे हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होती है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू वेरियस टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड एंड यूज टू हैंडल इन्फॉर्मेशन एंड एड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करके जब कम्युनिकेट किया जाता है तो उसको हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब वो सारी टेक्नोलॉजी जो कम्युनिकेशन में सहायता कर रही हैं उनको हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलेंगे। दिस इंक्लूड्स मॉडर्न टेक्नोलॉजीज दैट आर यूज टू ट्रांसमिट डाटा विच कुड ईदर बी एनालॉग और डिजिटल। तो डिजिटल और एनालॉग जो डाटा है वो क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कितने तरह की होती है वो यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहला है केबल लैंड बेस्ड टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारा ये पर्सनल कंप्यूटर आ जाता है, लैंडलाइन फोन आ जाता है। तो ये जो है जिसमें इंटरनेट नहीं होता, ये केबल या लैंड बेस्ड टेक्नोलॉजी बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है वायरलेस टेक्नोलॉजीज। इसमें लेस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है लेकिन ये ज़्यादा महंगी होती है। सम एग्जांपल्स आर रेडियो, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट वायरलेस टेलीफोनी और यूज़ ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इन मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर। तो ब्लूटूथ हो गया, सैटेलाइट हो गया, ये सब वायरलेस टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। Two significant communication technologies that acted as media are and changed the whole communication scenario are the radio and television. तो सबसे जो significant communication technology है वो रेडियो और टेलीविजन है, जिसने सारा communication का सिनेरियो ही चेंज करके रख दिया। तो सबसे पहले हम रेडियो के बारे में पढ़ेंगे। रेडियो क्या है? रेडियो कमांड्स अ यूनिवर्सल ऑडियंस बाय जियोग्राफिकल स्प्रेड, इनकम, एजुकेशन, एज, सेक्स एंड रिलीजन। तो रेडियो सबको टारगेट करता है, चाहे हम किसी भी जेंडर के हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, सबको टारगेट करता है। समय का, जगह का, ये जो बैरियर था टाइम और स्पेस का, इसने रेडियो ने इसको कम कर दिया। अभी पिछड़े से पिछड़े पार्ट अगर कंट्री के हैं तो वहां पे भी रेडियो की वजह से चीजें पहुंच पाई, कम्युनिकेशन हो पाया। फिर हम टेलीविजन की बात करते हैं। टेलीविजन इंडिया में 1959 में इंट्रोड्यूस हुआ। टीवी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1959 प्राइमरली टू इम्पैक्ट द एजुकेशन एंड प्रमोट रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये
आया, टीवी प्रोग्राम्स आर प्लान्ड एंड प्रोड्यूस्ड यूजिंग वेरियस टेक्नोलॉजी ऑफ विजुअल मैग्निफिकेशन, साउंड एम्पलीफिकेशन, सुपर इम्पोजिशन, स्प्लिट स्क्रीन प्रोसेस, फेडिंग, जूमिंग एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें लाई गई। दीज टेक्निक्स मेड इट मोर इफेक्टिव, स्ट्रेंथन द इम्पैक्ट ऑफ द व्यूअर। तो टेलीविजन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव रहा लोग देखने वाले के लिए, और इसका अच्छा प्रभाव, लंबा प्रभाव व्यूअर पे पड़ा। रेडियो से ज्यादा प्रभाव अच्छा टेलीविजन का पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। इसमें सबसे पहले हम माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, कंप्यूटर्स को तीन तरह से क्लासीफाई किया गया है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कि बड़े होते हैं, कॉस्टली होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स जो कि लेस पावरफुल होते हैं। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर्स जो कि माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। अब ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये किस आधार पर किया गया है? इनकी पावर, स्पीड और जो भी इसमें मेमोरी अवेलेबल है उसके बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया है। माइक्रो कंप्यूटर्स का यूज़ एक्सटेंशन वर्क के लिए ज़्यादातर किया जाता है, ताकि रिकॉर्ड्स को रखा जा सके, इंफॉर्मेशन को पब्लिश किया जा सके, और जितने भी अकाउंटिंग फंक्शन हैं उनको परफॉर्म किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट है वीडियो टेक्स्ट। वीडियो टेक्स्ट क्या होता है? ये एक ओल्डर टेक्नोलॉजी है जिसमें सेंट्रल कंप्यूटर का यूज़ करके केबल सिस्टम से या टेलीफोन नेटवर्क से यूज़र की टीवी तक इंफॉर्मेशन को भेजा जाता था। ठीक है, एक सेंट्रल कंप्यूटर होता था जिसमें हम केबल सिस्टम का सहारा लेके, टेलीफोन नेटवर्क का सहारा लेके यूज़र की टीवी तक टेक्स्ट को भेजते थे। ये एक ओल्डर टेक्नोलॉजी है, अब इतना उसका यूज़ नहीं होता। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको हम ईमेल कहते हैं, इसके बारे में आपको पता ही है। उसके बाद इंटरैक्टिव वीडियो। ये क्या होता है? इंटरैक्टिव वीडियो रिफर्स टू अ वीडियो सिस्टम विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर एंड वीडियो। इट यूजेस मल्टीमीडिया अप्रोच, टेक्स्ट, स्टिल फोटोग्राफ्स, वीडियो, ऑडियो, स्लाइड्स, ओवरहेड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इंटरेक्टिव वीडियो में क्या होता था? कंप्यूटर और वीडियो का कॉम्बिनेशन होता था, जहाँ पे मल्टीमीडिया अप्रोच का यूज़ करके फोटोग्राफ्स को, वीडियोस को, ऑडियोज़ को ऑडियंस तक भेजा जाता था। उसके बाद है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। इस ये क्या होती है? कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब ही है कि आप क्या कर रहे हो? ग्रुप में इंटरेक्शन कर रहे हो। तो ये एक इंटरेक्टिव ग्रुप कम्युनिकेशन है। इसमें क्या किया जाता है? कंप्यूटर्स के थ्रू अलग अलग जगहों पे जो लोग बैठे होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इट रिफर्स टू अ सिस्टम मेंट फॉर क्रिएटिंग डायलॉग बिटवीन जियोग्राफिकली डिस्पर्स पार्टिसिपेंट एंड फिजिकली डिस्टेंट पीपल। मतलब जो दूर दूर लोग बैठे हैं, किसी कारण से एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो पाए, अलग अलग जगहों पे है, अलग अलग देश में है, वो लोग एक साथ मिलकर टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। Advances in telecommunication have made it possible to hold meetings without traveling to long distance। तो आप मीटिंग करने के लिए आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करने पड़ते। अब आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग कर सकते हो अपने घर पे बैठे हुए। इसके बाद एक बुक में आपको ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया था। ये भी आपको पता है, आप यूज़ भी करते हो। ये क्या है? इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो आप लिखने के लिए याद रख लो कि क्या लिखोगे। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज अ लो कॉस्ट शॉर्ट रेंज रेडियो फ्रीक्वेंसी linked between mobile PCs, mobile phones and other portable devices capable of transmitting voice and data at the rate of 1 Mbps, which is from 3 to 8 times the average speed of parallel and serial ports respectively। तो ये जो है एक तरह से आप क्या करते हो? ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डेटा को ही ट्रांसफ़र करते हो। इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। अगर हम नॉर्मल किसी भी सीरियल पोर्ट की तुलना में देखें तो इसकी स्पीड 3 to 8 टाइम्स ज़्यादा होती है सीरियल पोर्ट से। इट अलाउज वायरलेस कंट्रोल ऑफ एंड कम्युनिकेशन बिटवीन अ सेल फोन एंड अ हैंड फ्री हेडसेट। तो आप अपने जो हेडसेट है उसको फ़ोन से कनेक्ट करते हो, किसके थ्रू? ब्लूटूथ के थ्रू, और उसको कंट्रोल भी करते हो किससे? ब्लूटूथ से। तो ये वायरलेस कंट्रोल होता है किसके बीच? आपके सेलफोन के बीच और आपके हेडसेट के बीच। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।